अपने नाज़रीन को जो है वो ये बता सकूं कि परदेशियों की ज़िंदगी क्या होती है। ये सन 61 की पैदाइश है और सन 78 से मैं कराची में काम करता था, करने के लिए निकला था। घर के हालात ऐसे थे कि मजबूरन निकलना पड़ा। हमारे माँ बाप को सुखी रखने के लिए हो, ये सोच के हम जाएं तो ये बहुत ही अच्छा है। पर मैनू सारे आदे परदेस न जाते, मैं किसे दी गल न मन्नी। परदेस च जाके पता लगाए किवें होंदी है साडी धम्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो जो है वो, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, कि एक परदेसी के हवाले से है। पता है कि परदेसी नाम एक बहुत आसान है परदेसी, लेकिन ये परदेसी के पीछे क्या कुछ है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, किस तरह वो खून पसीना अपना एक करके जो है अपने घर वालों को खुश रखने के लिए हर वो हद तक जाते हैं, हर उस मेहनत को करने की पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे घर जो है, मेरे घर वाले जो हैं वो खुश रहें। अपनी तमाम खुशियों को एक तरफ रख के वो उस मेहनत को पूरा कर रहे होते हैं। तो आज मेरा जो परदेसियों के हवाले से बोलना है वो यही आप सबके साथ ज़िक्र करना है कि मैं आपको वो एहसास बताऊं कि जो एक परदेसी का होता है वो क्या होता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो परदेस में गुजारी, ख़ुद मेहनत की, खून पसीना एक किया, अपनी खुशियों को भी एक तरफ रख दिया ताकि मैं मेहनत खूब करूं, जिससे मुझे जो कुछ रोज़गार मिलेगा, जो कुछ मुझे रोज़ी मिलेगी, मेरे घर वाले पीछे जो हैं वो खुश रहें। घर जो है ना उसी तरह आबाद होता है जब मेहनत करने वाला और उसको संभालने वाला दोनों बराबर हों, तब एक घर जो है ना वो खुशहाल होता है। परदेसी की ज़िंदगी क्या होती है, इस बारे में जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे एक परदेसी भाई हैं, मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मोहम्मद हाजी ज़मान साहब जो हैं। इनसे जानते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो परदेस में गुजार दी है। परदेस के क्या हालात होते हैं, परदेस में इंसान की ज़िंदगी क्या होती है, कैसे वो अपनी खुशियों को दूर करके अपनों से दूर रहते हैं और किस तरह वो अपने आप को सब्र के साथ जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। तो चलते हैं मोहम्मद ज़मान साहब के पास और पूछते हैं इनसे कि जी परदेस क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है हाजी साहब? अल्लाह करम जी, अल्लाह का हाजी एहसान। साहब, मैंने सुना है कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो परदेस में गुजारी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मेरा आज का जो टॉपिक है वो परदेस के हवाले से था और मैं चाह रहा था कि मैं अपने नाज़रीन को जो है वो ये बता सकूं कि परदेसियों की ज़िंदगी क्या होती है, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त भाई जो हैं वो परदेस में हैं। बिल्कुल। ये कुछ परदेस किसी और मुल्कों में भी होते हैं नाज़रीन, कुछ परदेस उनके लिए भी होता है जो अपने शहर से एक दूसरे शहर में आए होते हैं। बिल्कुल। तो जानते हैं हाजी मोहम्मद ज़मान साहब से कि आखिर इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे स्टार्ट किया और कब तक ये वो बाहर प्रदेश में अपनी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, किस तरह गुजारी, क्या कुछ इनको फेस करना पड़ता था, इन खुशियों को कैसे जो है सब्र के साथ गुजारना पड़ता था, बगैर अपने औलाद बच्चों के, फैमिली के, अपने माँ बाप से दूर रहकर कैसी अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। जी वालेकुम सलाम जी। हाजी साहब, मैं मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि आपने कितनी उम्र में परदेस का रुख किया? जी मेरी सन 61 की पैदाइश है और सन 78 से मैं कराची में काम करता था, करने के लिए निकला था। घर के हालात ऐसे थे कि मजबूरन निकलना पड़ा। तो जब से फिर अभी तक मैं परदेस में ही हूँ जी। अच्छा, अभी तक परदेस में ही जी। हैं आप। तो ज़मान साहब ये मुझे बताएं कि कितनी उम्र थी जब आप कराची आए और कराची के बाद आप बाहर भी गए, जी। आपने बताया जी। कि आप बाहर भी जी गए। बाहर भी तो गए। मैं कुछ थोड़ा-सा मुख्तसरन मुझे ये थोड़ा बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी के बारे में कि आप कितनी उम्र में जो है वहाँ कराची गए, कराची से बाद आप बाहर गए?
जी सन 78 में मैं कराची गया, तो उसके बाद तकरीबन उस मैं वक्त उम्र क्या थी उस आपकी जब वक़्त आप मेरी तकरीबन 18-19 साल मेरी उम्र थी। 18-19 साल? जी, तो उस वक़्त मैं जो है ना पढ़ता था, लेकिन मैं फ़ेल हो गया, ना पढ़ सका, हालात ने ना साथ दिया। तो फिर मैं नौकरी के लिए कराची चला गया किसी दोस्त के साथ, फिर मैं तकरीबन वहीं रहा। उसके बाद काफ़ी अरसा वहाँ रहा, तो उसके बाद फिर मैं बाद में सऊदी आ गया। सन 90 में मैं उम्रे पे गया था जी, और फिर वापस आ गया 3-2 साल बाद। उसके बाद फिर सऊदीया चला गया, फिर 10 साल में सऊदीया रहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ए, हाजी साहब सऊदीया में आप क्या काम करते थे वहाँ पे? मैं सऊदीया में जी मैं रियाज एयरपोर्ट पे था, और वो मैं था चिलर टेक्नीशियन था, अच्छा, और ऑलराउंडर हूँ वैसे भी। वहीं तकरीबन ज़्यादा काम मैंने वहीं सीखा जी। अच्छा। तो ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी थी जहाँ जी पे आप जॉब जी करते जी, थे? सऊदी अजर नाम था उस कंपनी का, और अच्छा। उनकी थी, सऊदियों की थी वो। तो ज़मान साहब मुझे ये बताएं, आपकी जवानी की जो ज़िंदगी है जब के उस वक़्त ये खेल कूद का ज़माना होता है, और एक वक़्त होता है वो जब हम कहते हैं कि जब हम उस खेल कूद से जब फ़ारग होते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि जी आजकल जो हम नौजवानों की जी जो आदत है ना, वो मैंने जो देखी है वो यही है कि इस उम्र में वो कहते हैं जी पहले खुद मौजा कर लो जी, जिन्नी करनी है जी, मौज करो, बिल्कुल। बाद में देखेंगे जो बड़े होवांगे तो फिर काम फिर एक, करांगे। हाँ जी बिल्कुल। तो ये उम्र में आपने मेहनत शुरू की, तो उसके बाद आप परदेस भी गए, तो मुझे परदेस के हालात के हवाले से बताएं कि परदेस में ज़िंदगी क्या है? परदेश में जी ज़िंदगी फिर बनानी पड़ती है। परदेश में रह के या तो माँ बाप को, घर वालों को खुश रख लो, या फिर घर रह लो। परदेश इसीलिए काटा जाता है कि अपने घर वाले जो हैं तुम्हारे सुखी रहें। हमने भी शुरू से यही सोच थी हमारी कि मेरे माँ बाप को किसी किस्म का कोई दुख ना हो, इसलिए मैं शुरू से ही मेहनत करता हूँ, और अल्लाह ताला ने बहुत करम किया, बहुत करम किया। मेरी सोच से भी बढ़कर करम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने हज्जें भी की, माँ बाप को भी करवाया, बच्चों को भी करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का लाख लाख एहसान है। तो ज़मान साहब मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी वहाँ पे जब आप ज़ाहिर है देखें कि बहुत सी खुशियाँ होती हैं, ईद होते हैं, रोज़ कई ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे जो खुशियों के होते हैं जिसमें इंसान कहता है कि मैं इस वक्त मैं अपने बीवी बच्चों में माँ बाप के पास होता तो मैं इतनी मौज करता, मैं इन खुशियों को दोबाला कर सकता था मैं। तो उन वक़्त में जैसे कि ईद हो गए, रमज़ान का महीना हो गया, कोई ऐसे यानी कि खुशी के वो मौके जो होते हैं, जब हम कहते हैं कि एक दूसरों के घरों में जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, शादी के वो लम्हात, अपने किसी रिश्तेदारों की शादियों के वो लम्हात, तो उसको परदेसी किस तरह से वो क्या कहते हैं सेलिब्रेट करते थे वहाँ पर? बहुत जी, वो वक़्त जो है ना बहुत कठिन वक़्त है। जब ईद हम पढ़ के आते थे, तो हमारा कहीं जाने को दिल नहीं करता था, बस चारपाई होती थी और हम होते थे। ये ईद का दिन जो थे हमारे ऐसे गुज़रते थे। फिर उसके बाद आया, सऊदीया छोड़ के आया, फिर यहाँ कुछ अरसा रहा, फिर मैं चला गया दुबई। तो परदेश जब इंसान रहता है तो अपने दोस्तों में, यारों में घुल मिल जाता है। वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके मैं ख़िलाफ़ भी था, जैसे गाना बजाना हो गया और बुरी महफ़िलों में। लेकिन परदेश जाकर ये थोड़ा बहुत जो है इंसान जो है ना कर बैठता है। मैं पहले बहुत गाने भी लिखता था और दोहे भी लिखता था माशाल्लाह। सराइकी में। लेकिन जब मुझे इसका पता चला, सोच आई कि यार ये सब गलत है, तो मैंने सब कुछ वो छोड़ दिया, और कभी पहले वो ऐसा किया नहीं है। लेकिन आज आपने जैसे मजबूर किया, तो उस पे मैंने कुछ 2-4 दोहे मुझे याद थे, जो मैं आपको सुना देता हूँ। चले अच्छा मुझे ये तभी ये डोरे और ये जब जी मौसीकी होती बिल्कुल, है ये दिल बहलाने के लिए बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो इंसान बिल्कुल को करना करना होता है, पड़ता है। क्योंकि जी, सब बैचलर्स वहाँ पे उस हाँ वक़्त जी, होते हैं। हाँ जी। तो इन खुशियों को फिर वो इसी तरह से एंजॉय कर सकते जी हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपने जैसे कहा कि ईद होता था, कोई भी ऐसा मौका होता था खुशी का, तो उसमें आप नमाज़ पढ़ के आ गए, ईद की नमाज़ पढ़ ली और घर में आके सो गए, जी, लेट गए। जी, यही इंसान की जी ज़िंदगी होती है बिल्कुल, परदेस में, जी और बिल्कुल। उसने क्या करना होता है, लेकिन वो अपना दिल बहलाने के लिए तो वो इन चीज़ों को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करता है कि कहीं न कहीं उसका दिल बहल जाए। बहल जा।
तो उदास से बेहतर है कि वो दिल बहल बहला जाए। बहल तो ऐसे दोस्त भी शुगल मेले के लिए मिल ही जाते हैं, साथ बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहता हूँ वो जो आप, क्योंकि परदेसियों के अपने, जैसे आपने कहा कि डोरे आप बोलते थे, सराइकी में आप जी शहर जी की सराइकी में सराय आप जी। बताएं, तो थोड़ा सा हमें बताएं ये वो क्या आप कहाँ एक करते थे। दफ़ा जी हम शारजा में थे और मैं तो पहले ही प्रदेश में रहता था, लेकिन नए नए लड़के आए वहाँ, कोई 1 महीना हमें गुजरा बैठे बूठे, वो बेचारों का दिल नहीं लगता था जैसे पहले हमारे साथ होते थे। तो एक दिन जुमे का हमारी छुट्टी होती थी और वो सारे बैठे नमाज़ पढ़ के आए थे, ग्राउंड में बैठे वो सारे परेशान, कोई कुछ कोई कहे कोई कुछ कहे। तो मैं उधर से गुज़र रहा था, तो मैंने उनसे कहा यार क्या मसला है, क्यों परेशान। तो मुझे कहते हैं यार हाजी साहब यार ये मसला है, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो मैंने उनको कहा कि यार तुम जाके ना आटे गूंदने वाली स्टील वाली परात लेके आओ। मैंने 1-2 दौड़े लिखे हुए थे, तो मैंने बोला चलो अल्लाह माफ़ करेगा, ये बच्चों को थोड़ा खुश हो जाएंगे। तो मैंने वो दौड़े उनको सुनाए, वो बहुत खुश हुए, सारे हंसने लग गए। जो दौड़े थे वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो लिखता है कि मैनू सारे आदे परदेस न जाते, मैं किसे दी गल न मन्नी, परदेस च जाके पता लगाए किवें होंदी है साडी धम्मी। घर आखण नाल खांदे आसे ते परदेस चया कड़ भन्नी, ज़मान मियाँ हुण क्यों रोना है, इत्थे लभणी नी तैनू अम्मी। ये सुनाया मैं। और फिर एक गाना बनाया हुआ था कि ए आखे सब नू ज़मान, परदेस न कोई जावे, ए आखे सब नू ज़मान, परदेस न कोई जावे, उत्थे जाके हो सो परेशान, परदेस न कोई जावे। बस जी ये है, बाकी मुझे भूल गए हैं। और एक मैंने गाना बनाया था, जैसे वो सॉन्ग है ना पंजाबी गाना था, शायद लोग ये सुन के नाराज़ भी हूँ, शायद कोई खुश भी हूँ, क्योंकि वो मौका ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था और रमज़ान का महीना था। वो मुझे कहता था कि यार तुम इधर मस्जिद में आके ना रोज़े रखा करो, यहाँ ही खोला करो। तो मैं काफ़ी इसरार के बाद 1 साल उनके पास चला गया। तो वो मुअज़्ज़िन था वहाँ। तो जब 3-4 दिन गुज़रे, वो रात को इशा पढ़े और वो गायब हो जाए और मुझे कमरे में छोड़ के चला जाए। तो मैं एक दिन ना ऐसे ही सोया नहीं, आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा कि आज देखता हूँ ये कहाँ जाता है। तो मैंने जब उसको देखा तो वो दूसरे रूम में चला गया। वहाँ और भी इमाम साहब थे और जुमा पढ़ाते थे, 4-5 बंदे थे। जब मैं वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर देखा तो उन्होंने माल इकट्ठा किया हुआ था। तो पूरा महीना फिर मैंने उनके ऊपर एक गाना लिखा। जब वो मैं रमज़ान शरीफ ख़त्म हो गया, ईद पढ़ ली, तो मैंने जाने लगा तो मैंने उनसे कहा कि सर जी अपना मौलाना साहब नाराज़ नहीं होना, मैंने एक गाना बनाया है, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूँ। तो उन्हें कहा नहीं नहीं हम नाराज़ नहीं होते, आप सुनाएं। तो हम रियाज़ में थे, तो वहाँ 14 अगस्त मनाते थे। तो वहाँ उस सब के ज़िम्मे लगा दिया, अभी आपने ये करना, आपने हर ने किसी ने कोई ड्रामा करना, किसी ने गाना। तो मैंने एक गाना ये बनाया था, जैसे हमारा पंजाबी में एक गाना था कि निब्बूआं दा जोड़ा असी बागे विच तोड़िया, निब्बूआं दा जोड़ा। उसी सॉन्ग पे मैंने बनाया कि मौलवियां दा जोड़ा असां हलवे उत्ते छोड़िया, मौलवियां दा जोड़ा, मौलवियां दा जोड़ा असां हलवे उत्ते छोड़िया, मौलवियां दा जोड़ा। ए जिथे तकदे हलवा उत्थे पढ़दे नबी दा जलवा, ए जिथे तकदे हलवा उत्थे पढ़दे नबी दा जलवा, हलवे नू बई वेख के इन्हां दाल दा पिछा छोड़िया, मौलवियां दा जोड़ा, मौलवियां दा जोड़ा असीं हलवे उत्ते छोड़िया, मौलवियां दा जोड़ा। ए जिथे तकदे खीर उत्थे बन जांदे दलगीर,
ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕਦੇ ਖੀਰ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਦਲਗੀਰ। ਖੀਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਇਨਾ ਹਲਵੇ ਦਾ ਖਾੜਾ ਛੋੜਿਆ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਅਸਾਂ ਹਲਵੇ ਉੱਤੇ ਛੋੜਿਆ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ। आखिरी फिक्रा जी काबिल गौर है। वो लिखता है कि ए सीधा नहीं दस दे रहा पैसे लैके पढ़ दे निकाह, ए सीधा नहीं दस दे रहा पैसे लैके पढ़ दे निकाह। पैसियां पिछे यारो इन्ना दीन मजहब नू छोड़िया, मौलवियां दा जोड़ा, मौलवियां दा जोड़ा असी हलवे उत्ते छोड़िया, मौलवियां दा जोड़ा। कोई नाराज ना होवे मौलवी, कोई नाराज ना होवे मौलवी, क्यों जो यारो वेख के मैं गाना जोड़िया, मौलवियां दा जोड़ा। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। ज़मान साहब, ये तो आपके वो लम्हात थे जो आप वहाँ पे दिल बहलाने के लिए जी जी बोला करते थे। ज़मान साहब, मैं अब ये कहना चाह रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो ज़िंदगी आपकी वहाँ पे मेहनत करते थे आप, जी जी ज़ाहिर है मेहनत करके आना, फिर उसके बाद अपने खाना बनाना, जी फिर कपड़ों को भी खुद ही धोना, धोना। ये काफ़ी मैंने जो मैंने खुद भी किया हुआ है, सुना हुआ भी है, तो वाकई ऐसी बातें हैं, जी बिल्कुल हैं जी, ये सब कुछ जी बिल्कुल अच्छा, सब मैं कुछ ये है। कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं जो नौजवान हमारे जो कहते हैं जी कि हम बाहर जाना चाहते हैं, हमने परदेश जाना है जी, हमने बाहर जाना, माँ बाप को भी तंग करते हैं जी जी और कहते हैं जी हमने बाहर जाना है, उनको पता नहीं अभी तक रुख का एक हिस्सा पता है, दूसरा रुख का दूसरा हिस्सा नहीं पता, बेशक बेशक। तो आप उनके लिए क्या मैसेज मेरा देना जी चाहते हैं? सबसे मैसेज है जो बाहर जाते हैं और इस नीयत से जाएं कि अल्लाह ताला हमें जिस काम के लिए हम जा रहे हैं हमें कामयाब करे, और हमारी कामयाबी जो है हमारे माँ बाप को सुखी रखने के लिए हो, ये सोच के हम जाएं तो ये बहुत ही अच्छा है। परदेश तो घर से अगर यहाँ जैसे हम मैं अब बूरे वाला कहूँ तो मैं लाहौर में, तो मेरे लिए ये भी परदेश है, लेकिन सोच ये होने चाहिए कि हमारे जो पिछले हैं वो सुखी रहें, इसलिए परदेश। मगर अगर ऐसे ही जाना है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है परदेश जाने का, फिर यहीं धक्के खाते रहें। माँ बाप को खुश रखने के लिए कोई तंगी ना आए, इसलिए अगर आप जाना चाहते हैं परदेश में तो इसके लिए आप जाएं, अच्छा तरीका है, माँ बाप को खुश रखें, सबको खुश रखें, तो ये दूसरा बुरी चीज़ों से भी आप बच जाएंगे। यहाँ आपको वहाँ कोई अच्छे दोस्त मिल जाएंगे, आपको अच्छी रास्ता दिखाएंगे, हाँ जी। और यहाँ रह के तो आप जैसे ही हैं देख लें यहाँ के क्या हालात हैं। हालात तो ज़मान साहब हर दुनिया के जिस कोने में जाएं वहाँ पर अच्छे एक रास्ता अच्छा भी होता है, रास्ता बुरा भी होता है, ये तो हमें खुद ही चूज़ करना पड़ता है बिल्कुल ना कि बिल्कुल हमारे लिए क्या बेहतर है। बिल्कुल तो अगर हम सीधे रास्ते पे रहें, सिराते मुस्तकीम की राह को ही देखें, जी और बिल्कुल जैसा कि आपने बड़ा अच्छी एक बात की कि अगर बाहर जाएं तो पीछे वालों का ख्याल ख्याल बहुत ज़रूर, ज़रूरी है। बहुत ज़रूर, उसमें आपके माँ बाप हैं, बहन आपके भाई भी हैं, सब बच्चे हैं हैं, जी जो भी आपकी जो फैमिली है, जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं उस मकसद को सामने रख कर चलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो नाजरीन, आपने आज की ये वीडियो देखी, परदेश के हवाले से सब कुछ आपको एक छोटा सा एक मैंने वीडियो आपके लिए बनाई थी कि परदेश क्या होता है, परदेश की ज़िंदगी क्या होती है, इस हवाले से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ बेल आइकॉन जो है उसको भी क्लिक किया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है अपडेट्स की वो आपको मिलती रहा करें। तो अगले वीडियो तक के लिए नासिर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।